हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस पेपर में पहला कवक पढ़ाऊंगी। कवक का नाम है एल्ब्यूगो। इसका दूसरा नाम है सिस्टोपस। एल्ब्यूगो और सिस्टोपस दोनों एक ही कवक के नाम हैं और इसके एल्ब्यूगो की जो संरचना है और इसके रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने पीडीएफ फाइल आपको शेयर करी है। अब इस चार्ट के माध्यम से एल्ब्यूगो की संरचना और रिप्रोडक्शन के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। किसी भी कवक को पढ़ने से पहले हम उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पहले लिखते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन है एल्ब्यूगो की। डिवीजन जो है यूमाइकोटा, सब डिवीजन मैस्टिकोमाइकोटिना, क्लास यानी वर्ग जो है ऊमाइसिटिस और ऑर्डर है पेरिनोस्पोरल्स और फैमिली है एल्ब्यूजिनेसी। और ये जो है एल्ब्यूगो और या सिस्टोपस जो कवक है, इसकी लगभग 30 जातियां जो हैं भारत में पाई जाती हैं और लगभग सभी जातियां जो हैं अविकल्पी परजीवी के रूप में देखने को मिलती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जाति है इसकी एल्ब्यूगो कैनिडा, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये जो एल्ब्यूगो कैनिडा है, इसके द्वारा सब जो रो होता है उसे कहते हैं वाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर्स, या हिंदी में कहेंगे श्वेत सरसों पर श्वेत कीट रोग। और सरसों पे, गोभी पे, मूली पर ये जो रोग कॉज करता है उसे कहते हैं श्वेत कीट रोग। अब जो है आप इस पत्ती को देखिए, इस पे पत्ती पे आपको सफ़ेद रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये जो है इन पत्तों को सबसे पहले, ये कवक जो है पत्तों को सबसे पहले संक्रमित करता है। पत्ते पे सफ़ेद इरेगुलर अनियमित आकार के पॉस्ट्यूल्स यानी स्फोट आपको दिखाई दे रहे हैं और बाकी सिम्टम्स हम उसमें पढ़ेंगे आपके डिजीज़ में। तो अभी आप देखिए, ये सरसों की पत्ती है, इसमें सफ़ेद अनियमित आकार के चमकदार जो हैं पॉस्ट्यूल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं स्फोट, आपको देखने को मिलेंगे। अब आप इस कवक की जो है, पहले आपको पत्ती के ऊपर मैंने सिम्टम्स बता दिए, लक्षण बता दिए। अब इस डायग्राम को देखिए, इसका माइसीलियम कैसा होता है, यानी कायिक संरचना कवक की कैसी होती है। इसके जो कवक का ये लाइट येलो कलर का जो है थैलस है और ग्रीन कलर की ये परपोषी की कोशिकाएं हैं। कवक का जो थैलस होता है शाखित होता है, पठहीन होता है और सिनोसाइटिक होता है। सिनोसाइटिक मतलब पठहीन, और बहुत सारे केंद्रक देखने को मिलते हैं। ये परपोषी कोशिकाओं की इंटरसेलुलर स्पेसिस में फैलाव रहता है और चूष्कांग आपको दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के, हॉस्टोरिया लिखा हुआ है। हॉस्टोरिया द्वारा, या चूष्कांग हिंदी में कहेंगे, उसके द्वारा परपोषी कोशिकाओं से भोजन जो है वो अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करता है। अब इस कवक की अलैंगिक जनन के बारे में हम पढ़ेंगे। आप लोगों को मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि जो पत्ती पे सफ़ेद स्फोट दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, जो आप प्रैक्टिकल में भी करोगे, तो ये संरचना जो है हमें दिखाई देगी। ये संरचना में के थ्रू मैं अलैंगिक जनन कैसे होता है एल्ब्यूगो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। एल्ब्यूगो के अंदर ये डायग्राम आप देखिए कि अलैंगिक जनन जो है कोनिडिया द्वारा होता है। कोनिडिया का निर्माण कोनिडियोफोर पे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो है हाइफी, ये येलो कलर की कवक की ये कवक जाल है। येलो कलर का जो है कवक जाल जो है, ये परपोषी कोशिका कौन सी है? हरे रंग की गोल गोल जो है परपोषी कोशिका हैं। और इसके साइड में जो दिखाई दे रहा है, ये परपोषी कोशिका के एपिडर्मिस है। और हरी रंग की जो परपोषी कोशिका हैं, उसके बीच बीच में लाइट येलो कलर में जो है कवक जाल फैला हुआ है। सबसे पहले कवक जाल भली भांति अपने आप को परपोषी कोशिकाओं के बीच में स्थापित कर लेता है। इस कवक जाल में से कुछ हाइफी या कवक तंतु सीधे ऊपर की ओर खड़े होते हैं और इनकी जो संरचना होती है वो क्लब शेप होती है। आप
आपको दिखाई दे रहा है कवक तंतु ऊपर की तरफ खड़े, कुछ राइट एंगल जो है में जो कवक तंतु ऊपर की तरफ आपको खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इन कवक तंतुओं में जो है शीश जो है मोटा हो जाता है या फूल जाता है। किस कारण? क्योंकि इसमें केंद्र और भोजन अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाता है और ये फूले हुए शीश वाले कवक तंतु को हम कहते हैं कोनिडियोफोर। अब इन कोनिडियोफोर में ऊपर शीश पर जो है अधिक मात्रा में आपको बताया कि भोजन और केंद्र इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये शीश जो है फूल जाता है। अब इस टर्मिनल एंड यानी शीश पर जो है, इसको हम कहते हैं कोनिडियोफोर। फूले हुए शीश जो हैं कवक तंतु, हम इन्हें कहते हैं कोनिडियोफोर। अब इस कवक तंतुओं का जो फूला फूला शीश है वो नीचे कवक तंतु से संकीर्ण द्वारा या कंस्ट्रिक्शन द्वारा जो है कट जाता है या अलग हो जाता है। इस तरह से लगातार जो है कोनिडियोफोर में से कोनिडिया का श्रृंखला में निर्माण होता है। कैसे? कोनिडियोफोर का शीश फूल जाता है, किस वजह से? अधिक मात्रा में भोजन और केंद्रक जो है इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये फूला हुआ शीश जो है ये कट हो जाता है, अलग हो जाता है नीचे के कवक तंतु से। इस प्रकार हर एक कोनिडियोफोर के ऊपर 10 से 12 आप गोल गोल देख रहे हो सफ़ेद रंग के कोनिडिया की श्रृंखला जो है वो उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो सबसे पहले कोनिडियोफोर का शीश फूल जाता है और हर एक फूले हुए शीश के ऊपर 10 से 12 कोनिडिया का निर्माण होता है। दो कोनिडिया के बीच में, अब आप देखो इस डायग्राम को, देखो आप, नीचे कोनिडियोफोर दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर दो कोनिडिया दिखाई दे रहे हैं। दो कोनिडिया के बीच में एक इंटरकैलरी जो है डिस्क होता है, जिलेटिन युक्त इंटरकैलरी डिस्क होता है, जिसे हम कहते हैं वियोजक और इंग्लिश में कहते हैं डिसजंक्टर। ये जो है कोनिडिया को अलग होने में हेल्प करता है। ये जो कोनिडिया होता है ये परपोषी की बाहरी त्वचा, इसके फॉर्मेशन की वजह से परपोषी की बाहरी त्वचा कुछ ऊपर उठ जाती है और ये जो है त्वचा जो पत्ती की है ये फट जाती है और इसके ऊपर जो है सफ़ेद चूर्ण सा दिखाई देता है। इसलिए इस रोग का नाम हमने कहा है श्वेत कीट रोग। अब आप इस कोनिडिया को देखिए। कोनिडिया जो हैं गोल होते हैं, स्मूथ वॉल्ड होते हैं और इनके अंदर ये जो कोनिडिया होते हैं ये सफ़ेद रंग के होते हैं। आपको बताया इसकी संरचना स्मूथ वॉल्ड होते हैं, डबल इनकी जो है परत होती है, ये गोलाकार होते हैं। अब ये कोनिडिया जो है हवा द्वारा या इंसेक्ट्स द्वारा या जल द्वारा या अन्य साधनों द्वारा ये स्थानांतरित होते हैं। अनुकूल वातावरण में ये जो हैं गोल कोनिडिया हैं, इनका जो प्रोटोप्लास्ट है अनेक खंडों में 10 से 12 खंडों में डिवाइडेड हो जाता है और हर एक खंड जो है रूपांतरित होके एक जो है हर एक खंड रूपांतरित हो जाता है किसमें? जूस्पोर में। और ये जो हर एक जूस्पोर, आपको ये संरचना दिखाई हुई है कि ये जो जूस्पोर है इसकी दो कशेरुकियाएँ होती हैं, इसमें एक केंद्र होता है। कुछ समय तैरने के बाद ये जो जूस्पोर्स के फ्लैजिया जो हैं वो लुप्त हो जाते हैं और जूस्पोर जो है गोलाकार हो जाता है। यहाँ लिखा हुआ है एनसिस्टेड जूस्पोर। अब जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं ये जूस्पोर जो है अंकुरित होता है। यहाँ पर दिखाया है जर्मिनेटिंग जूस्पोर कि जूस्पोर अंकुरित हुआ है, जर्म ट्यूब का निर्माण हो जाता है और ये जो कोनिडिया है ये अंकुरित होके नए कवक जाल का निर्माण करता है दूसरे परपोषी की सतह पर। तो ये तो हुआ आपका अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा। कोनिडिया का निर्माण कोनिडियोफोर पे, कोनिडिया बहुत सारी श्रृंखला में निर्माण होता है। हर एक कोनिडिया के बीच में एक जिलेटिनस संरचना होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरकैलरी डिस्क, हम इसे इंग्लिश में कहते हैं डिसजंक्टर, हिंदी में कहते हैं वियोजक। कोनिडिया जो है गोलाकार होता है और हर एक कोनिडिया की जो है या स्पोरेंजियम कहोगे या कोनिडिया कहोगे, हर एक स्पोरेंजियम या कोनिडिया जो है 10 से 12 खंडों में डिवाइड हो जाता है। हर एक खंड रूपांतरित होकर जूस्पोर का निर्माण करता है। जूस्पोर में दो फ्लैजिला होते हैं,
कुछ देर तैरने के बाद जो फ्लैजिला जो हैं वो लुप्त हो जाते हैं और ये जूस्पोर जो है ये एक सिस्ट्रोमा एनसिस्टेड जूस्पोर कहलाता है। और ये जूस्पोर जो है जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये जर्मिनेट होता है और अंकुरित होके नए कवक जाल का निर्माण करता है दूसरे परपोषी की सतह पे। तो ये तो हुआ आपका अलैंगिक जनन। अब डिस्कस करते हैं लैंगिक जनन। यहाँ देखिए लैंगिक जनन में दो जनांगों का निर्माण आपको दिखाया है। ऊपर लिखा है डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम एंड एंथ्रीडियम। येलो कलर का जो है ऊगोनियम आपको लाइट येलो कलर का ऊगोनियम दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा कि लैंगिक जनन यहाँ पे ऊगैमस टाइप का होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम कहेंगे एंथ्रीडियम और फीमेल को कहेंगे ऊगोनियम। और दोनों जो सेक्स जनांग हैं वो परपोषी की इंटरसेलुलर जो स्पेसेस होती हैं, जगह होती है, वहाँ पर जो है वहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है। और जब सेक्स ऑर्गन्स का निर्माण होता है उस समय परपोषी की जो परपोषी में अतिवृद्धि, हाइपोट्रोपी या विकृति जैसे लक्षण हमें नज़र आते हैं। तो अब देखिए कि ऊगोनियम का निर्माण कैसे होता है। जिस कवक तंतु पे ऊगोनियम का निर्माण होना होता है वो कवक तंतु नीचे के कवक जाल से ऊपर उठता है, गोलाकार हो जाता है। उसमें बहुत सारे इस गोलाकार कवक तंतु में ऊपर की शीश में बहुत सारे रिजर्व फूड मटेरियल इकट्ठा हो जाता है। प्रोटोप्लास्ट और केंद्रक इकट्ठे हो जाते हैं और ये फूला हुआ शीश नीचे के कवक तंतु से पट द्वारा अलग हो जाता है और अब ये शीश जो कहलाता है ऊगोनियम। आपको दिखाओ ऊगोनियम में बहुत सारे केंद्रक जो हैं वो फैले हुए हैं और जो है केंद्रक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब इस ऊगोनियम के अंदर फर्स्ट डिवीजन जो है वो माइटोटिक डिवीजन होती है और अनेक केंद्रक का बहुत सारे केंद्रक का निर्माण होता है। परिपक्व, अब आप देखिए ये जो ऊगोनियम का डायग्राम, परिपक्व ऊगोनियम के अंदर दो भाग अलग हो जाते हैं। बाहर के भाग को हम कहेंगे पेरिप्लाज्म और अंदर के भाग को कहते हैं ऊप्लाज्म। पेरिप्लाज्म में बहुत सारे केंद्रक होते हैं और ऊप्लाज्म में भी शुरू में मल्टीन्यूक्लियर कंडीशन हो जाती है। परिपक्व लेकिन ऊगोनियम के अंदर जो है सारे केंद्रक पेरिप्लाज्म में मूव कर जाते हैं और सेंटर में आपको दिख रहा है एक फंक्शनल केंद्रक रह जाता है जो कि एग न्यूक्लियस का कार्य करता है। तो ये तो हुआ बच्चों डेवलपमेंट ऑफ ऊगोनियम। तो ये ऊगोनियम जो है आप देखिए गोलाकार है, बहुत सारे इसमें केंद्रक हैं। परिपक्व ऊगोनियम में दो भाग है। बाहर का भाग कहलाता है पेरिप्लाज्म जिसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। अंदर का भाग कहलाता है ऊप्लाज्म जिसमें एक फंक्शनल केंद्रक होता है जिसे कहते हैं हम एग न्यूक्लियस। जिस तरह से ऊगोनियम का डेवलपमेंट हुआ है उसी प्रकार बिल्कुल पास में जो है दूसरे कवक तंतु पे जो है एंथ्रीडियम का निर्माण होता है। डिफरेंस केवल ये है कि जो ऊगोनियम होता है वो गोलाकार होता है, एंथ्रीडियम जो है थोड़ा सा गदाकार होता है। तो एंथ्रीडियम निर्माण के टाइम में सिमिलरली जिस कवक तंतु पे एंथ्रीडियम का निर्माण होता है वो कवक तंतु ऊपर की तरफ उठता है और उस कवक तंतु में अनेक केंद्रक और जो है भोजन इकट्ठा हो जाता है और वो कवक तंतु जो है क्लब शेप या गदाकार हो जाता है, नीचे के कवक जाल से पट द्वारा अलग हो जाता है और ये जो गदाकार या क्लब शेप कवक तंतु है इसे हम कहते हैं एंथ्रीडियम जिसके अंदर भी मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन होती है। इस डायग्राम में देखो आप ऊगोनियम येलो कलर का दिखाई दे रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियाई हैं, पास में ही ऑरेंज कलर का आपको एंथ्रीडियम दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए फर्टिलाइजेशन के टाइम में जो एंथ्रीडियम और ऊगोनियम एक दूसरे के समीप आते हैं। एंथ्रीडियम में से एक निषेचन नलिका यानी फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण होता है और इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब में से एक मेल केंद्रक जो है फीमेल केंद्रक यानी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन की वजह से फर्टिलाइज एग जो है यहाँ पर निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं ऊस्पोर।
अब ये जो डायग्राम है ऊस्पोर को आप देखिए, इसकी वॉल जो होती है वो काफ़ी मोटी होती है, 2-3 परतों की बनी हुई होती है। बाहर की वॉल इसकी कहलाती है एक्साइन, जो कि कणिकामय होती है, और अंदर की वॉल जो है वो कोमल होती है, उसे कहते हैं इंटाइन। अब इस ऊस्पोर में प्रथम डिवीजन ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। उसके बाद कंटिन्यूअस समसूत्री विभाजन होते हैं। कब तक? जब तक केंद्र की संख्या लगभग 32 तक नहीं पहुंच जाती। उसके बाद ये ऊस्पोर जो है ये सुप्त अवस्था यानी रेस्टिंग फेज में पहुंच जाता है, और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये ऊस्पोर जो है ये सक्रिय हो जाता है, और इसमें रिपीटेड डिविजन्स होती हैं और केंद्रक की संख्या 100 से ऊपर पहुंच जाती है। अब इस केंद्रक के आसपास जो है थोड़ा सा कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है, और बहुत सारे प्रोटोप्लाज्मिक जितने भी केंद्रक हैं उनके आसपास जो है कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाता है, और ये जो ऊस्पोर है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटोप्लाज्मिक यूनिट्स जो हैं उनका निर्माण हो जाता है। अब क्या है, ये ऊस्पोर जो है पानी एब्जॉर्ब करता है। पानी एब्जॉर्ब करने के बाद जो है इसकी जो बाहर की वॉल जो है वो फट जाती है। अंदर की वॉल जो है इंटाइन वाइट कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये पुटिका के रूप में बाहर निकलती है, और इस पुटिका के अंदर आप देख रहे हो बहुत सारे जूस्पोर्स। जूस्पोर्स का निर्माण कैसे होता है? क्योंकि हर एक केंद्रक अपने आसपास जो है कोशिका द्रव्य इकट्ठा कर लेता है, और हर एक ये खंड जो है ये रूपांतरित हो जाता है जूस्पोर। तो यहाँ पर आपको वाइट कलर के बहुत सारे जूस्पोर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो जब ऊस्पोर पानी एब्जॉर्ब करता है तो इसकी बाहर की भित्ति जो है फट जाती है, और अंदर की भित्ति जो है पुटिका के रूप में बाहर आती है, और इसमें इस पुटिका में से जो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं जूस्पोर्स बाहर आ जाते हैं। जूस्पोर्स जो है इसमें आप देख रहे हो 2 फ्लैजिला हैं, और ये जूस्पोर कुछ देर तैरने के बाद इनके जो फ्लैजिला हैं वो लुप्त हो जाते हैं। जूस्पोर जो है गोलाकार हो जाता है, और फेवरेबल कंडीशंस में ये जूस्पोर अंकुरित होके नए कवक जाल निर्माण करता है, और जब ये अंकुरित होता है इसमें से जनन नलिका का निर्माण होता है, और ये जनन नलिका परपोषी कोशिका को में जो है परपोषी कवक के अंदर जो है परपोषी पादप के अंदर जो है नए कवक जाल का निर्माण करती है। तो अलैंगिक जनन जो है कोनिडिया द्वारा या स्पोरेंजिया द्वारा, लैंगिक जनन जो है ऊगेमस टाइप का, ऊगोनियम और एंथ्रीडियम, एंड इसमें निषेचन नलिका का निर्माण होता है। फर्टिलाइज एग को कहते हैं ऊस्पोर। ऊस्पोर के अंदर बहुत सारे जूस्पोर्स का निर्माण होता है, और जूस्पोर्स अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हुई इसकी लाइफ साइकिल। तो किसी भी कवक को पढ़ने से पहले उसके सबसे फर्स्ट पॉइंट उसका क्लासिफिकेशन होता है, सेकंड उसकी हम लोग संरचना, कायिक संरचना के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो यहाँ ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में एल्ब्यूगो द्वारा जो श्वेत कीट रोग होता है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।